प्यारे साथियों, आज की वीडियो में मैं आपको हिंदी की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले कुछ इम्पोर्टेंट विलोम शब्द कराऊंगा, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विलोम शब्द क्या होता है? विलोम शब्द के सवाल करते हुए आपको किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी बातें भी मैं आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखना साथियों, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बीच-बीच में मैं आपको बताता रहता हूँ, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे, तो वो चीज़ें आप मिस कर जाएँगे। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। पहला प्रश्न हमारे सामने है, कनिष्ठ का विलोम क्या होगा? कनिष्ठ जो शब्द है साथियों, वो बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। कनिष्ठ का अर्थ होता है साथियों छोटा। अब छोटा किसी भी चीज में हो सकता है। कोई व्यक्ति उम्र में छोटा है, या कई बार हम अपने जहाँ भी हम काम करते हैं प्रोफेशन में, तो वहां पर हमारे जूनियर होते हैं, छोटे होते हैं हमसे, एक्सपीरियंस में छोटे हो सकते हैं। तो किसी भी एस्पेक्ट में जो हमसे छोटा है उसके लिए हम कनिष्ठ का प्रयोग करते हैं। और इसका विपरीत होगा बड़ा। किसी भी चीज में उम्र में बड़ा हो सकता है, एक्सपीरियंस में, अनुभव में बड़ा हो सकता है, रिश्ते में बड़ा हो सकता है। तो कनिष्ठ का जो विपरीत हो जाता है साथियों, वो होता है वरिष्ठ। कनिष्ठ का मतलब होता है एक तरीके से जूनियर आप कह सकते हो, और वरिष्ठ का मतलब सीनियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, अनिवार्य का विलोम क्या होगा? तो यहाँ पर एक शब्द हमें दिख रहा है, अनिवार्य। अनिवार्य जो शब्द है साथियों, इसका अर्थ होता है जरूरी, जो काम करना जरूरी है। तो अगर आपने साथियों परीक्षाएं दी होंगी अपने स्कूल टाइम में, तो वहां पर आपने देखा होगा लिखा हुआ प्रश्नों के ऊपर जो इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, यानी जरूरी हैं। और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनमें क्या होता है, ऑप्शन दिए जाते हैं आपको कि या तो ये कर लो या फिर ये कर लो। तो अनिवार्य का विपरीत हो जाएगा ऐच्छिक, यानी जिसमें हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर है। तीसरा प्रश्न, अंत का विलोम शब्द चुनें। अंत का मतलब तो आप सभी को पता है कि एंड होता है, और एंड का अपोजिट क्या होगा? स्टार्ट। तो अब हिंदी में क्या कहते हैं अंत के अपोजिट को? कहते हैं आदि। आदि आपने आदि शब्द से आपको याद आ रहा होगा, आदि काल, हिंदी का आदि काल आपने पढ़ा होगा, यानी कि शुरुआत का काल। या आदि मानव आपने पढ़ा होगा, यानी कि शुरुआत का मानव। ठीक है, आदि का विपरीत क्या हो जाएगा? अंत। इसी तरीके से साथियों एक शब्द और होता है, अथ। अथ जो शब्द है साथियों संस्कृत का शब्द है, और अर्थ, अथ का जो विपरीत होता है वो होता है इति। विलोम शब्द बनाने में साथियों एक बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर तत्सम शब्द का विलोम पूछा जाए तो हमें उसका विलोम तत्सम शब्द ही बताना है, यानी कि संस्कृत शब्द का विलोम दूसरा कोई संस्कृत शब्द बताना है। और अगर तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव बताना है। या फिर और किसी भाषा का कोई विदेशज शब्द है, उर्दू का कोई शब्द है, तो उसका विलोम उर्दू का कोई शब्द ही बताना है। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, एक शब्द है साथियों हमारे पास, जैसे जीवन शब्द है, तो जीवन का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा मरण, क्योंकि ये दोनों हमारे तत्सम शब्द हैं। तो जीवन भी तत्सम शब्द है, और इसका जो हमने विलोम बनाया वो भी तत्सम है। अगर मैं कहूँ जीना, जीना का क्या हो जाएगा? मरना। तो ये क्या हो गए दोनों? ये दोनों तद्भव हो गए, तद्भव। अरबी और फारसी के कुछ शब्द होते हैं, जैसे इसी को ही ले लेते हैं, जैसे जिंदगी एक शब्द होता है, जिंदगी। जिंदगी का विलोम हो जाएगा मौत। तो यहाँ पर आप साथियों समझ सकते हैं कि किस तरीके से विलोम बनाने में हमें ध्यान रखना है। अगला सवाल हमारे सामने है, कंटक का विलोम शब्द वाला विकल्प चुनें। कंटक यहाँ पर जो शब्द दिया गया है साथियों, हमें पहले इसका अर्थ पता लगाना है। कंटक का जो अर्थ होता है, यानी कि कंटक एक तत्सम शब्द है। ये क्या है? एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप होता है कांटा। तो कांटा का विपरीत होगा फूल, यानी कि कंटक का विपरीत होगा पुष्प। देखो कंटक भी तत्सम शब्द है और पुष्प भी तत्सम शब्द है। जो मैंने अभी आपको बताया था वो बात यहाँ पर देख सकते हो। अगला सवाल, सुधा का विलोम शब्द क्या है? सुधा जो शब्द है उसका अर्थ यहाँ पर होता है अमृत। अमृत कहते हैं इसको, सोम बोल देते हैं, पीयूष कह देते हैं। तो ये इसके पर्यायवाची हैं। तो सुधा का विलोम होता है गरल। गरल का मतलब होता है विष, जहर। ठीक है, जहर हो जाएगा। हलाहल भी जहर को ही, विष को ही बोलते हैं। छठा सवाल, विगत का विलोम क्या होगा? विगत जो शब्द है साथियों, वो ग धातु से बना हुआ। ग का मतलब होता है गमन करना। इसके अंदर त प्रत्यय लगाया और फिर भी उपसर्ग लगा दिया। इसका मतलब हो गया, विगत का अर्थ हो गया कि गया हुआ, बीता हुआ। अब जो बीता हुआ है, बीता हुआ का विपरीत हो जाएगा जो आने वाला है, आएगा, तो वो हो जाएगा आगामी। सातवां सवाल, प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? ये बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष।
दोनों क्या हैं? दोनों तत्सम शब्द हैं। ठीक है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट कोई बात कहना। परोक्ष का मतलब होता है इनडायरेक्ट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आठवां सवाल, दिए गए शब्द शब्द कौन सा है? संक्षेप। संक्षेप का अर्थ होता है इन शॉर्ट, शॉर्ट करना, छोटा करना। और इसका विपरीत हो जाएगा हमारा विस्तार, यानी डिटेल में। अगला सवाल, अनुरक्त का विलोम क्या होगा? तो पहले आप अनुरक्त का अर्थ समझिए साथियों। अनुरक्त का मतलब होता है किसी के प्रति भक्ति भाव रखना, भक्ति भाव रखना, किसी के प्रति समर्पित रहना, किसी के प्रति प्रेम में रहना, किसी से आकर्षित रहना, ये सब होता है। अब इसका विपरीत हो जाएगा किसी से प्रेम भाव, भक्ति भाव या किसी भी तरीके का जुड़ाव न रहना। अनुरक्त का अपोजिट होता है विरक्त, यानी उससे बिल्कुल वैराग्य में रहना। 10वां सवाल, उद्यमी का विलोम ज्ञात कीजिए। साथियों यहाँ पर जो उद्यमी लिखा हुआ आया है, सही रूप इसका पहले देखते हैं क्या है। उद्यमी को हम ऐसे लिखते हैं उद्यमी, और यही सही रूप है संयुक्त व्यंजन को लिखने का, क्योंकि जब हम टाइप करते हैं तो ये अपने आप ही इस रूप में ले लेता है, जबकि द और य को अगर हम मिलाएंगे तो उसको ऐसे लिखना ही मानक है। तो उद्यमी का अर्थ होता है लगनशील, मेहनत करने वाला, परिश्रमी, जो परिश्रम करता हो उसे कहते हैं। और इसका विपरीत हो जाएगा जो परिश्रम ना करता हो, यानी कि आलसी। आगे बढ़ने से पहले साथियों एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक्स पर हमने डिटेल से यानी विस्तार से वीडियो बनाई है और ट्रिक के माध्यम से आपको कंसेप्ट समझाए हैं। इसके अलावा हमने अलग अलग टॉपिक्स पर संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण काल आदि पर प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी बनाई हुई है। अगर साथियों आपने अभी तक वो नहीं देखी हो तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके वो देख सकते हैं। और साथियों आज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो आपको पसंद आया हो, आपके काम का हो, तो साथियों इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और पहली बार अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। तो आपका अधिक समय न लेते हुए देखते हैं अपना अगला सवाल। 11वां सवाल, दिए गए शब्द का विलोम यानी निंदा एक शब्द जो दिया गया है। निंदा का अर्थ होता है बुराई, किसी की बुराई करना, आलोचना करना, या इसके लिए एक शब्द और आता है भर्त्सना करना। साथियों मेरी हिंदी की जो राइटिंग है, ये जो आप देख रहे हो जो मैंने लिखा है, ये बहुत ही खराब है। आप इसकी निंदा भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? निंदा, ये जो शब्द है ये निंदा कर सकते हो आप मेरी राइटिंग की, क्योंकि खराब है और बचपन से ही है, सुधरी नहीं आज तक। तो अब आगे भी क्या सुधरेगी, बचपन में ही सुधरती है राइटिंग तो ये जो हमारा शब्द है निंदा, अब निंदा का मतलब आप समझ ही गए। अब इसका विपरीत क्या हो सकता है वो भी आप समझ लीजिए। निंदा का विपरीत होता है साथियों प्रशंसा, प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। तो इसका जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा स्तुति। स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा या तारीफ। 12वां सवाल, क्षणिक का विलोम क्या होता है? क्षणिक का अर्थ होता है साथियों क्षण भर रहने वाला। क्षण भर यानी कि पल भर रहने वाला। चंद पलों के लिए जब कोई वक्त आता है तो उसे कहते हैं बहुत ही क्षणिक है ये मोमेंट। तो क्षणिक का विलोम हो जाएगा यानी जो चीज पल भर रहे, चंद सेकंड के लिए रहे, उसका विपरीत हो जाएगा जो चीज हमेशा रहे, शाश्वत, जो चीज परमानेंट रहे, हमेशा रहने वाला। शाश्वत का प्रयोग साथियों परमात्मा के लिए किया जाता है, क्योंकि परमात्मा ही क्या है? परम सत्य है, हमेशा रहने वाला है, बाकी सारी चीजें नश्वर है। अब यहाँ पर एक शब्द और आया साथियों, नश्वर। नश्वर का मतलब जो चीज नष्ट हो जाए, और नश्वर का विपरीत क्या हो जाएगा? ईश्वर, जो चीज नष्ट ना हो, हमेशा रहने वाली। तो इस तरह से साथियों विलोम शब्द बनते हैं। ऐसे ही साथियों हम कई बार बहुत सारे उपसर्ग लगाकर भी विलोम बना लेते हैं। जैसे संभव में हमने अ लगा दिया तो क्या हो गया? असंभव, तो ये इसका विपरीत बन गया। ऐसे ही उपयोगी, उपयोगी में हमने अन लगा दिया तो ये अनुपयोगी हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम अन, आ, औ, वी इस तरह के उपसर्ग लगाकर भी विपरीत बना लेते हैं। इसके ऊपर साथियों मैंने बहुत डिटेल से वीडियो बनाई थी कि हम विपरीतार्थक शब्द कैसे बनाते हैं। तो अगर आपको बहुत डिटेल में समझना हो तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका मिल जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, सामिश का विलोम क्या होगा? सामिश जो शब्द है साथियों ये बना है एक शब्द से, आमिष से। आमिष का जो अर्थ होता है संस्कृत में मांस को कहते हैं आमिष। तो ऐसा भोजन जिसमें मांस हो, मांस सहित भोजन जो होता है उसको हम सामिष कहते हैं, यानी कि मांस युक्त भोजन। अब ऐसा भोजन जिसमें मांस ना हो तो उसे हम कहेंगे निरामिष।
तो समझ में आ रहा है। अगला सवाल, मूक का विलोम क्या होगा? मूक का अर्थ होता है बिना आवाज के, बिना आवाज के, जिसमें आवाज ना हो, यानी गूंगा हो, जो बोल ना सके, उसे कहते हैं मूक। और इसका विपरीत होगा जो बहुत बोलता हो, बोलता ही रहता हो, उसको कहेंगे हम वाचाल। तो मूक का विलोम होता है वाचाल। मूक शब्द से साथियों मुझे एक फिल्म याद आ रही है। हमारे देश की जो पहली फिल्म थी वो मूक फिल्म, वो 1913 में बनाई गई थी। उसका नाम क्या था साथियों, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। इसके अलावा इसका उल्टा कर लो, 13 का उल्टा कर लो 31। तो 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी जिसमें आवाज थी। तो यहाँ पर दोनों फिल्मों के नाम आप मुझे बताइए, इन दोनों फिल्मों के नाम क्या थे? 15वां सवाल, अग्रज का विलोम क्या होगा? अब पहले हम इस शब्द को समझते हैं ये है क्या। अग्रज जो शब्द है साथियों, वो अग्र शब्द के अंदर ज प्रत्यय लगने से बना है। ज प्रत्यय का अर्थ होता है जन्मा, जन्मा, उत्पन्न हुआ, निकला। तो अग्र का मतलब होता है आगे, यानी पहले, पहले जन्मा, पहले जन्मा यानी कि बड़ा। अब किसी माता पिता की अगर संतान है तो उसमें जो पहले जन्मी है वो बड़ी होगी, और इसका विलोम होगा अनुज। अनुज यानी कि अनु यानी बाद में, अनुज। तो अनु का मतलब होता है बाद में, पीछे। तो पीछे जन्मा, बाद में जन्मा यानी कि छोटा। तो अग्रज का जो अर्थ हो गया वो हो गया बड़ा भाई, ये मेरे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। और इसका विपरीत होगा अनुज यानी कि छोटा भाई। अगला सवाल, अनुराग का विपरीतार्थक क्या होगा? अनुराग का विपरीतार्थक होगा विराग। जैसे अभी आपको अनुरक्त और विरक्त बताया था ना, तो अनु और वी लगकर यहाँ पर भी अनु उपसर्ग लगा है और वी उपसर्ग लगा है राग के अंदर। तो अनु और वी उपसर्ग लगकर भी विलोम बन जाते हैं एक दूसरे के। 17वां सवाल, दयालु का विलोम क्या होगा? तो दयालु जो शब्द है इसमें दया के साथ आलू प्रत्यय लगा दिया है, तो दयालु बन गया। जो दया रखता हो, दया रखने वाला। और जो दया ना रखता हो तो इसमें निर उपसर्ग लगा दिया, निर्दय, जिसमें दया ना हो बिल्कुल भी, तो ये इसका विपरीत हो जाएगा। अगला सवाल, अग्रगामी का विलोम शब्द बताना है। अग्रगामी जो शब्द है इसको भी देखते हैं। अग्र का मतलब होता है आगे, और गामी का मतलब होता है गमन करने वाला। गामी जो होता है वो ग धातु से बना है, यानी कि गमन करना, आगे गमन करना, आगे चलना, आगे चलने वाला। और आगे चलने वाले का जो विपरीत हो जाएगा वो हो जाएगा पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला। जैसे मैं आपको बताऊं, गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी, तो गांधी जी उसके अंदर अग्रगामी थे, आगे चलने वाले थे, और बाकी सारे क्या थे? पश्चगामी थे। पश्च मतलब पीछे, उनके पीछे चलने वाले उनके अनुयायी थे। तो अग्रगामी का पश्चगामी। अगला सवाल, अल्प प्राण का विपरीत। अल्प प्राण का विपरीत क्या होता है? महाप्राण होता है। आपने साथियों हिंदी वर्णमाला में पढ़ा होगा अल्प प्राण व्यंजन, अल्प प्राण वर्ण और महाप्राण व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं या वर्ण वो होते हैं जिनका उच्चारण करने में श्वास वायु की मात्रा कम निकलती है। अल्प का मतलब होता है कम, महा का मतलब होता है ज्यादा, कम प्राण निकले, कम वायु निकले, कम एफर्ट लगा करके बोले जाएं। और महाप्राण में ज्यादा वायु के साथ, ज्यादा एफर्ट के साथ, ज्यादा बल के साथ, ताकत के साथ हवा मुंह से बाहर निकाल कर बोले जाएं, वो महाप्राण होते हैं। अब अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसको याद रखने की क्या ट्रिक है, वो साथियों हमने आपको स्वर और व्यंजनों की वीडियो में बहुत डिटेल से समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो साथियों चैनल पर आप हमारे जा करके वो देख सकते हैं। अगला सवाल, समष्टि का विलोम ज्ञात कीजिए। समष्टि जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, और इसका जो अर्थ होता है, समष्टि का मतलब होता है समस्त रूप, समस्त रूप में, यानी सारा जो भी कुछ है उसमें समस्त की बात जब होती है तो वो समष्टि कहलाती है। इस शब्द का प्रयोग साथियों ज्यादातर अर्थशास्त्र में किया जाता है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़े हुए हैं उनको मालूम होगा कि इकोनॉमिक्स जो होती है, अर्थशास्त्र, वो मुख्य रूप से उसकी दो शाखाएं होती हैं। एक तो होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। यानी कि मैक्रो का मतलब होता है समष्टि और माइक्रो का मतलब होता है व्यष्टि। जब हम किसी एक की बात करते हैं, जब हम एक की बात करते हैं तो व्यष्टि कहलाता है, जब समस्त की बात करते हैं तो समष्टि कहलाता है। तो साथियों ये थी विलोम शब्द पर आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट विलोम शब्दों को कराने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय हिंद।